प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेस में आशुतोष सिन्हा की सीरीज आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में हम लोगों ने पढ़ा था यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम पुर्तगालियों के आगमन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें उससे आगे बढ़ना है। तो देखिए, पुर्तगाली के बाद आपको मैंने बताया था कि डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, लेकिन आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो अंग्रेज़ों पर होना चाहिए। तो अंग्रेज जब आते हैं भारत, तो किस तरीके से वो भारत में बसते हैं और भारत में उस समय किसका शासन होता है। तो आप गौर कीजिएगा कि मुगलों का शासन चल रहा था, क्योंकि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आ जाते हैं। तो उस समय मुगलों का शासन चल रहा था और ख़ास करके उस समय का राजा अकबर था। तो जब अंग्रेज आते हैं यहाँ, तो डायरेक्टली बसने के इरादे से नहीं आते, क्योंकि हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं ना। तो आप एकदम कहानी के रूप में ही समझिएगा कि डायरेक्टली वो बसने के इरादे से नहीं आते हैं, वो आते हैं बस व्यापार करने के इरादे से। और उस समय एक थ्योरी आता है मर्केंटलिज्म, मतलब एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट आपका कम हो रहा है। तो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो व्यापार आपके पक्ष में होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को कि व्यापार आपके पक्ष में होगा। और उस समय एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा था, यानी कि व्यापार हमारे पक्ष में हो रहा था, हमको गोल्ड मिल रहे थे। तो अकबर के समय में मशालों का व्यापार चल रहा था। लेकिन अकबर के बाद धीरे धीरे जहांगीर के काल में आए तो टॉम्सरो वगैरह आते हैं, जो यहाँ आकर के फरमान प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं एक कंपनी स्थापित करना चाहता हूँ। तो ठीक है भैया, आप एक कंपनी स्थापित कर लीजिए। और कंपनी स्थापित करने का उनको मौका भी दिया जाता है और वो कंपनी स्थापित भी करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का यहाँ बसाव होना शुरू हो जाता है। इस कहानी को आप समझिएगा कि अंग्रेज किस तरीके से आपके भारत पर आधिपत्य कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ अपने शासन को स्थापित कर रहे हैं, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी है वो एक प्रशासनिक कंपनी बन रही है और वो आपके ऊपर रूल करना प्रारंभ कर रही है और वो ओवर रूल आपके ऊपर कर रही है। और धीरे धीरे भारत का पूरा प्रशासन उसके अंदर चला जा रहा है। और यहाँ जो आपके पुराने शासक थे, यानी कि राजा महाराजा, छोटे छोटे रजवाड़े या मुगल या बंगाल का नवाब या बिहार का नवाब या फिर अवध का नवाब, जो भी है, वो धीरे धीरे कैसे अंग्रेजों के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। आपको ये भी पढ़ना होगा कि किस तरह सतारा, जयपुर, संबलपुर वगैरह को वो लोग अपने हाथ में कर लेते हैं और किस तरह झांसी वगैरह को अपने साथ मिला लेते हैं, किस तरह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है डलहौजी का, हड़प नीति। तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा कहानी में जाइए, समझने का प्रयास कीजिए कि जब अंग्रेज भारत आ रहे हैं ना, या फिर अंग्रेज जब भारत में बसना प्रारंभ कर रहे हैं, उस समय आपके यहाँ एक रूल चलता था। वो रूल था कि जो आदमी ताकतवर होगा, शासन उसी के हाथ में होगा। जैसे आप मुगल के आगमन के पहले का सोचिए कि जब इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था भारत में, तो वहाँ उनके चाचा आलम खां थे। उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था बजाबते तौर पे कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए, और उनको हराने के बाद शासन मेरे हाथों में देके चले जाइए। बाबर भारत आता है। बाबर इसके पहले भी भारत आने का प्रयत्न किया था, बाबर इसके पहले भी भारत पे चढ़ाई किया था, लेकिन उस समय उसने देखा कि बहुत अच्छा मौका है मेरे पास, भारतीय शासक के घर वाले ही हमको न्योता दे रहे हैं, हमको आमंत्रित कर रहे हैं, तो हम आएंगे। क्योंकि आप भारत में एक चीज़ तो जानते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई। तो घर का भेदी लंका ढाई जब हो रहा है, तो आलम खान बाबर को आमंत्रित करता है इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। बाबर आता है और बाबर मात्र 14,000 सैनिक लेकर के आता है, और यहाँ 1.25 लाख 1.5 लाख सैनिक इब्राहिम लोदी के पास होता है। बाबर आने के बाद एक बार तो सोचता है कि मैं वापस चला जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन उसके पास एक चीज़ होता है, तोप। तोप का आविष्कार भारत में अभी नहीं हुआ था, पहली बार भारत में प्रयोग बाबर ने ही किया था। तो उसके बाद जब वो भारत आता है, तो युद्ध की एक नीति होती थी कि युद्ध जब चल रहा होता है तो दिन भर चलेगा, रात में नहीं चलेगा। तो शाम में जब युद्ध रुक गया तो दोनों सेनाएं रुकती थी, उनके रुकने का व्यवस्था होता था। तो बाबर इब्राहिम लोदी की सेना की तरफ घूम रहा था, तो देखा कि लोग अलग अलग खाना बना रहे हैं। तो उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ एक साथ खाना नहीं बनता क्या? अब कहानी से समझिए ना, इतिहास है, इतिहास को एंजॉय कीजिए। तो सेनाओं ने बताया कि नहीं, वो नीचा जाति का है, हम उसका खाना नहीं खाएंगे, वो ऊंचा जाति का है तो वो हमारा खाना नहीं खाता है। बाबर ने सोचा कि यार, जिसके अंदर आपस में एकता नहीं है, जो आपस में एकजुट होकर के नहीं रह रहे हैं, जिसके अंदर आपसी मतभेद है, उसको तोड़ना कौन सा बड़ा बात है। और अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं इसको तोड़ करके रहूंगा, और ये अभेद नहीं है, मैं इसको जीत करके रहूंगा।
बाबर को यहीं से कॉन्सेप्ट मिला था भारत में विजयी होने का, और भारत में वो अपना परचम लहराता है। इब्राहिम लोदी को मार देता है। इब्राहिम लोदी को मारने के बाद आलम खान का कहना था कि आप मुझे शासन दीजिए, शासक बनाइए और चले जाइए। तो बाबर बोलता है कि मैं जब यहाँ के शासक को मार सकता हूँ तो आप कौन? ठीक है, ये होता है कि जो ब्रेव हैं, जो बहादुर हैं, वही भारत पर शासन करते हैं। तो आलम खान की भी हत्या करने के बाद बाबर ने यहाँ आधिपत्य स्थापित किया और मुगलों का शासन स्थापित हो गया। ठीक वही चीज़ अंग्रेज कर रहे होते हैं। अंग्रेजों ने लाया बंदूक, अंग्रेजों ने लाया नए हथियार। आपके यहाँ थे तीर धनुष, आपके यहाँ थे पुराने हथियार। तो अंग्रेजों के पुराने हथियार के मुकाबले आपके हथियार सक्सेसफुल नहीं थे, आपके हथियार कारगर नहीं थे। तो जब अंग्रेजों ने इस तरीके के हथियार को आपके पास लाया तो समझ में आता है कि क्या हो गया। हर युद्ध में वो जीतना शुरू कर देते हैं और आप देखते हैं कि धीरे 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 युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में चला जाता है। तो अब आप पूरा का पूरा कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब अंग्रेज बम्बई आए, बम्बई से कोलकाता आए, कोलकाता पर आधिपत्य किया। कोलकाता में मैं आपको बताऊंगा दूसरी सीरीज में, चूँकि वीडियो छोटी छोटी मुझे बनानी है, तो किस तरीके से कोलकाता में 3 गांव उन्होंने कालीकत, सुतानती और गोविंदपुर को लिया था पट्टे पर और उस पर धीरे धीरे आधिपत्य जमा लिया। और वो आधिपत्य जमाने के बाद इन तीनों गांवों का वो शासक हो जाते हैं। फिर वहाँ दुर्ग का निर्माण करते हैं जिससे मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, जितने भी शासक थे उन लोगों को बड़ा ही बुरा लगता है और वो लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग नहीं मानते। तो कोलकाता पर उनका अधिकार होता है पहली बार। उसके बाद पलासी और बक्सर का युद्ध होता है। पलासी और बक्सर के युद्ध में धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ पूरी तरीके से बस जाते हैं। ये प्रूफ हो जाता है कि शाह आलम द्वितीय हों या बंगाल के शासक हों या अवध के नवाब हों, तीनों अंग्रेजों से हार जाते हैं और उसके बाद कंपनी में द्वैत शासन स्थापित होती है जिसमें दीवानी अधिकार जाता है किसके हाथों में? तो दीवानी अधिकार जाता है अंग्रेजों के हाथों में और प्रशासनिक अधिकार जाता है कंपनी के हाथों में। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना है और मैं अब धीरे धीरे लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ और कल अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से द्वैत शासन स्थापित हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। तो बस आप लगातार बने रहें हमारे साथ और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। कहीं पे भी अगर क्लियरेंस में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, बेस बुक बनाइए और बने रहिए हमारे साथ, तो आपको लगातार क्लियरेंस मिलते जाएगा कहानी के माध्यम से। इसके बाद टॉपिक वाइज आपको होमवर्क पे मिलेंगे। तो आधुनिक भारत की इस सीरीज में यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।